सब आदमी देखो, पिछले दिन हम लोग क्या पढ़ाए थे, एक बार ये थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं। ठीक है इसमें नहीं है ना? चलो देखो इधर, पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे। देखो पिछले दिन हम लोग दो चीज पढ़े थे। एक पढ़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा चीज हम लोग पढ़े थे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही पढ़े थे ना? देख लो, ये दो चीज हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है, और इसमें जितना भी हम फॉर्मूला बताए थे, जैसे यदि मान लो कि हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात बताए, तो जैसे मान लो कि इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लो कि NAB, देखो इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो NAB इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? NB/NA लिख सकते हैं ना? यदि इस तरीके से लिखा रहेगा तो जो दाया साइड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर में लिखा जाता है और जो बाया साइड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। उसी तरीके से ये एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसा मिलेगा AB, ये बात याद रखना है। ठीक है, देखो ये भी एक बाया साइड है और ये ऊपर चला गया, उससे कोई मतलब नहीं है ना, इंग्लिश में नहीं है। बस इतना याद रखो कि एक बाया साइड है और एक दाया साइड है। समझ में आ रहा है ना? और जो दाया साइड है उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे और जो बाया साइड है उसको नीचे में। तो ये बात याद रखना है। लेकिन एक बात और, कभी कभी तुमको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा AB, देखो इस तरीके से, मतलब दोनों दाया साइड ही है। ठीक है, तो यदि दोनों दाया साइड है ना, तो जो पहला नंबर में है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो दूसरा नंबर में उसको हम नीचे लिखेंगे। ये नोटेशन याद रखना है, नहीं तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, गलती कर दोगे, रेशियो गलती निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना बात याद रखना है। और अगर मान लो कि ये इस तरीके से NA/NB, तो यदि हम वेलोसिटी के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखाएगा? VA/VB। इसी तरीके से होगा ना? यही बात तो हम बताए थे ना अगले दिन, कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर में है उसका वेलोसिटी नीचे में लिखाएगा। और यही कंडीशन वेवलेंथ के लिए भी है, यानी कि वेवलेंथ यदि हम लिखे तो λA/λB। तो ये देखो, यही याद रखना है। उसी तरीके से यदि हम इसका लिखेंगे तो इसका भी वही होगा, VA/VB, और लेमडा भी लिखेंगे तो वही होगा λA/λB। उसी तरीके से इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? VB/VA, याद रखना है, और λB/λA। ये कहानी तुमको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? सो ठीक है, ये याद रखना है, हम कैसे लिखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चीजों को, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि ये हमें समझ में नहीं आएगा तो हम न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को ढंग से समझ लो। ठीक है, और ढंग से समझना क्या, बहुत आसान बात है। यदि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से लिखा हुआ है तो जो दाया साइड है उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाया साइड है उसको नीचे लिखेंगे। यदि मान लो कि दोनों सेम साइड है तो जो पहले है उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में है उसको नीचे लिखेंगे। और यदि वेलोसिटी और वेवलेंथ लिखने की बात आई तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर में है उसका वेलोसिटी नीचे में लिखाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो देखो, बहुत आसान सा बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो देखो, इतना सारा चीज हम पढ़ लिए, अब हम अगला चीज पढ़ते हैं। देखो इधर थोड़ा समझने का थोड़ा प्रयास करो। जैसे मान लो कि हमारे पास है पानी, क्या है हमारे पास? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। कितना है जी? 1.33, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हमारे पास वाटर है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33। उसी तरीके से मान लो कि हमारे पास एयर है, हमारे पास क्या है? एयर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, उसी तरीके से मान लो कि अब हमारे पास वाटर है, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और अब मान लो कि हमारे पास एयर नहीं, हमारे पास क्या है जी? ग्लास है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 है। याद रखना है, ये सब इतना छोटा चीज है ना, अगर यही याद नहीं है तो आदमी तुम्हारा औकात पता कर लेगा कि तुमको कितना ज्ञान है। ठीक है ना? तो ये बात, अब देखो ये मैं बताना क्या चाह रहा हूं। देखो, एक बात याद रखना कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, हम उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम। ये बात याद रखना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे? डेंसर। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको हम बोलेंगे रेरर मीडियम। कौन सा मीडियम? रेरर मीडियम। ये बात याद रखना है। ठीक है, हिंदी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा सघन माध्यम और विरल माध्यम, पढ़े हो 10वीं क्लास में। तो जिसको तुम सघन माध्यम बोलते हो ना, उसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम।
जिसको विरल माध्यम बोलते हैं उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम। तो सघन और विरल भी तो हम इसे ही पहचान रहे थे ना, कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है हम उसको बोलेंगे डेंसर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको हम क्या बोलेंगे, रेयर। अब देखो यदि हम पानी और हवा की तुलना करें, देखो इधर, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वाटर का। यदि हम वाटर और एयर की तुलना करें तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वाटर का। इसका मतलब यहां पर तुम्हारा वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर, और एयर क्या हो जाएगा, रेरर मीडियम। ये बात याद रखना है, ठीक है। अब उसी तरीके से यदि हम पानी और ग्लास यानी कि शीशा का तुलना करें तो वाटर कम है ना, और ग्लास क्या है, ज्यादा है। यानी कि यहां पर ग्लास क्या हो गया, डेंसर मीडियम। ग्लास क्या हो गया, डेंसर, और वाटर क्या हो गया, रेरर मीडियम। ये बात याद रखना है, ठीक है। अब डेंसर रेरर तो तुम लोग पहचान लोगे। अब एक बात और देखो, देखो यहां पर पानी डेंसर है लेकिन यहां पर पानी रेरर है। तो अब कोई मीडियम डेंसर है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो हमेशा डेंसर ही होगा, ठीक है। कोई मीडियम डेंसर होगा कि रेरर होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसका तुलना किससे कर रहे हैं। ये कहानी समझ आ रहा है ना। यानी कि डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम ये तुलना करने वाला बात है, ठीक है। ये किससे तुलना कर रहे हैं तब पता चलेगा कि ये डेंसर होगा कि रेरर होगा। जैसे देखो ना, जब हम पानी का तुलना हवा से कर रहे थे तो पानी तुम्हारा डेंसर था, लेकिन वहीं पर यदि हम पानी का तुलना ग्लास से कर दिए तो पानी क्या हो गया, रेरर हो गया। तो हमेशा याद रखे कि कोई मीडियम डेंसर होगा कि रेरर होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसका तुलना किससे कर रहे हैं। तो मेरे विचार से ये तुम लोगों को समझ में आया होगा, ये बहुत छोटा सा बात है, ठीक है। चलो अब देखो इधर, अगला बात हम क्या बता रहे हैं, सो समझो जरा। देखो जैसे मान लो कि ये पूरा हवा है, ठीक है, और मान लो कि यहां से नीचे पूरा पानी है, इधर नीचे पानी है पूरा, ठीक है। ये मान लो कि ये तुम्हारा हवा है ऊपर में, ठीक है, और ये नीचे में क्या है, पानी है, ठीक है। ये बात याद रखना है। देखो इधर ये हवा है और नीचे में क्या है, पानी, और ये बाउंड्री है, ठीक है। मतलब यहां से ऊपर पूरा हवा है और यहां से नीचे पूरा पानी है। तो ये तो क्लियर है भाई लोग कि ये जो एयर है और वाटर है, तो एयर क्या हो जाएगा, रेरर मीडियम हो जाएगा ना, रेरर, और वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम, ठीक है। ये बात याद रखना है, ठीक है। एयर क्या है, रेरर, और वाटर क्या है, डेंसर। अब देखो क्या होगा, यदि मान लो कि एक लाइट इस तरीके से यहां पर गिरती है बाउंड्री पर, ठीक है, तो ये पानी से होकर के सीधा आर पार ऐसे निकल जाएगा, सीधे, समझ गया ना। यदि परपेंडिकुलर आएगा तब, यानी कि 90 डिग्री के एंगल से यदि एक लाइट आती है तो सीधा आर पार निकल जाएगी। देखो यहां पर मीडियम चेंज हो रहा है लेकिन फिर भी कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि मान लो कि 90 डिग्री से नहीं, हम दूसरा एंगल से लाइट को यहां भेज रहे हैं, ठीक है। देखो तो देखो इस लाइट को एक्चुअली में इधर जाना चाहिए था ना, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, पढ़े हो ना। तो देखो लाइट को एक्चुअली में इधर जाना चाहिए था लेकिन ये सीधे जाएगा नहीं, ठीक है। ये क्या होगा, थोड़ा सा इधर टेढ़ा हो जाएगा। कहानी समझ में आया ना, अरे ये बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाती है, देख रहे मीडियम यहां पे चेंज हुआ, यहां पर हवा है, अब लाइट वाटर में घुस रहा है, ठीक है। तो यदि कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसती है तो उसके रास्ते में बदलाव आता है कि नहीं आता है, अरे उसका रास्ता बदलता है ना। तो इसका रास्ता बदलता है, इस बात को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। ये बात याद रखना है, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, याद रखना। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपना रास्ता बदल लेती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे मान लो, चलो ये मान लो कि ये लाइट नहीं है, जस्ट हम इधर एक लाइन दे रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर लाइट गिरता है, ठीक है ना, जहां पर लाइट पड़ती है, जहां पर लाइट इंसिडेंट करती है, उसके ऊपर हम एगो लाइन खींचते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। ये मान लो नॉर्मल है, क्या है ये, नॉर्मल है, ठीक है, याद रखना है। ये नॉर्मल लाइन हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो लाइट गिर रही है ना, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे। ये बात याद रखना है, कौन सा रे, इंसिडेंट रे। और ये जो रे बाद में निकल रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड रे, याद रखना है, कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो इधर एक बात और समझो,
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल। इसको आई से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? आई से। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बात याद रखना है। अब देखो ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एंगल है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको आर से लिखते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतना कहानी याद रखना है। तो अब हमारे पास सवाल आया कि जैसे मान लो कि ये सीधा लाइट जा रहा था तो अपना रास्ता बदल लिया, इसको हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर यदि देखोगे ना तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ झुक गया है। नहीं झुका है? देखो इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये नॉर्मल की तरफ झुक गया। भाई ये उधर भी तो भाग सकता था ना, ये नॉर्मल की तरफ काहे झुका? ठीक है, तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई लाइट नॉर्मल की तरफ झुकेगा कि नॉर्मल से दूर भागेगा? ठीक है, ये बात हम समझाएंगे अभी जस्ट। लेकिन तुम याद रखो कि जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है ना, ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ हम ये बता रहे हैं कि लाइट जा रही थी आराम से सीधा, ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसे अपना रास्ता बदलना पड़ा? तो उसका सिर्फ एक कारण है। क्या? कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका वेलोसिटी और उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, जैसे ये हवा है, ऊपर में हवा था ना, तो इसमें ये हवा है देख, तो इसमें प्रकाश की चाल अलग थी और ये पानी है, तो इसमें प्रकाश की चाल अलग है। तो जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका क्या क्या बदलेगा? वेलोसिटी बदलेगा और वेवलेंथ, और इसी के कारण वो अपना रास्ता बदलती है। ठीक है, एक बात याद रखना कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। हम उसी दिन पहले लेक्चर में बताए थे, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। ये बात याद रखना है। ठीक है, तो ये पूछेगा तुमसे क्वेश्चन कि जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो क्या क्या बदलता है? दो चीज बदलेगा, वेलोसिटी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलने का क्या मतलब है? कि लाइट का कलर नहीं बदलेगा। लाइट का कलर नहीं बदलेगा, यानी कि यदि यहां से पीला लाइट जा रही है ना, यदि हम लाइट को चेंज कर देंगे, ठीक है, तो फिर वो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो याद रखना, यदि यहां पे पीला लाइट है तो दूसरा मीडियम में भी पीला लाइट ही होगा। तो जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा तो फ्रीक्वेंसी यानी कि कलर चेंज नहीं होगा। दो ही चीज चेंज होगा, वेलोसिटी और वेवलेंथ, और इसी दोनों के चेंज होने के कारण ये अपना रास्ता बदलती है। तो इतना बात समझ में आ गया क्या क्या बदलेगा, क्यों होता है रिफ्रैक्शन। अब हमारे पास सवाल है कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा कि नॉर्मल से दूर भागेगा। तो बड़ा सिंपल सा बात है, देखो यदि मान लो कि एक है हमारे पास रेरर मीडियम। कौन सा मीडियम? रेरर मीडियम। सभी लोगों को दिख रहा है ना। और यदि मान लो कि एक है हमारे पास डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम। देखो यदि लाइट रेरर से डेंसर में जाती है, यदि लाइट रेरर से डेंसर में जाती है तो स्पीड क्या होगा? घट जाएगा ना। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें स्पीड कम होता है, ये बात याद रखना है। तो यदि लाइट रेरर से डेंसर में जाएगी, यदि लाइट रेरर से डेंसर में जाएंगे तो ये लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। लेकिन यदि लाइट डेंसर से रेरर में आ रही है, समझ गया ना, तो ये नॉर्मल से दूर भागती है। याद रखना, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे जैसे चलो देखो इधर ये एग्जांपल है ना, तो देखो ये लाइट किधर किधर जा रही है? रेरर से डेंसर में जा रही है ना। तो देख जब रेरर से डेंसर में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, समझ गया। लेकिन यदि मान लो लाइट उल्टा जा रहा होता, जैसे यहां पर हम एक डायग्राम बना के दिखाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि ये बाउंड्री है, ठीक है, मान लो कि यहां पर वाटर है, यहां पर क्या है जी? वाटर। अब यहां पर एयर है, ठीक है, तो ये डेंसर हो गया ना, ये डेंसर हो गया ना, और ये क्या हो गया? रेरर हो गया। ठीक है, ये मान लो नॉर्मल है, क्या है ये नॉर्मल है। ठीक है, अब लाइट ऐसे पड़ रही है, ऐसे, ठीक है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन ये अब नॉर्मल से दूर भाग जाएगी इस तरीके से। देखो इस तरीके से, अरे समझ में आया ना बात। तो नॉर्मल से दूर कब भागेगी? जब लाइट डेंसर से रेरर में आ रही है। ये नॉर्मल की तरफ कब आएगी? जब रेरर से डेंसर में। कहानी समझ में आ रहा है ना। तो ये बात याद रखना, किधर टेढ़ा होगा ये बहुत काम का चीज है। तो मेरे विचार से सब आदमी को समझ में आया होगा, ठीक है, कि डेंसर क्या है, रेरर क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में एक बात याद रखना कि लाइट का रिफ्रैक्शन तभी होगा जब लाइट ऑब्लिकली गिरेगा। ऑब्लिकली मतलब क्या? 90 डिग्री के कोण पर नहीं गिरना चाहिए, टेढ़ा गिरना चाहिए। ठीक है, अब ये बताया ना, यदि 90 डिग्री पर जाने देंगे ना तो सीधे आर पार हो जाएगा, वहां रिफ्रैक्शन हो भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि लाइट का रिफ्रैक्शन यानी कि प्रकाश का अपवर्तन तभी संभव है जब लाइट टेढ़ा गिरेगी सरफेस पर, यानी कि ऑब्लिकली गिरेगी। यदि वो परपेंडिकुलर है तो रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं है। इतना कहानी सब आदमी को समझ में आया।
तो मेरे विचार से 100 आदमी को इतना बात समझ में आया होगा। इतना बात नोट करो, और देखो ये बात भी नोट कर लेना, ठीक है, ये बात पूरा ढंग से नोट कर लो। और इसके बाद ये नोट करना है, कैसे कैसे हम पढ़ाए सब याद आ रहा है ना, तो जैसे जैसे हम बताए वैसे वैसे नोट करना है। नोट डाउन, थोड़ा देर वीडियो रोको बस। हो गया, चलो चलो नोट कर लिया बोर्ड पर से। चलो अब जितना भी बात यहां पर हम समझाएं उसको थोड़ा थोड़ा डिफिनीशन के रूप में लिखा देते हैं, मतलब लैंग्वेज में लिखवा देते हैं, क्योंकि तुम हो ना बिहार बोर्ड वाला बच्चा, तुमको वहां लिखना भी होगा ना, तुमको इतना अंग्रेजी तो आता नहीं होगा। चलो हम लिखवा देते हैं, लिखो नीचे में स्टार दे करके लिखो, लिखो रिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, रिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, स्पीड में लिखो, रिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, रिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट रेज, change in the path of light rays, refraction is defined as change in the path of light rays when they travel from one medium to another medium, when they travel from one medium to another medium obliquely, when they travel from one medium to another medium obliquely, full stop, when they travel from one medium to another medium obliquely, full stop। हो गया, चलो अगला स्टार दे करके लिखो, लिखो when OBLIQUELY, हो गया, लिखो अगला स्टार देके लिखो when light rays travel from rarer medium to denser medium, when light rays travel from rarer medium to denser medium, comma, when light rays travel from rarer medium to denser medium, comma, they bend, bend, bend मतलब होता है झुकना, they bend toward the normal, they bend toward the normal, they bend toward the normal। अगला स्टार देके लिखो, लिखो when light rays travel from denser medium to rarer medium, when light rays travel from denser medium to rarer medium, when light rays travel from denser medium to rarer medium, comma, they bend, sorry एक मिनट, हाँ लिखो they bend away from the normal, they bend away from the normal, they bend away from the normal, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो पूरा का पूरा कहानी समझ आया ना, तो जितना बात हम बताएं उसको लिखा दिए, ठीक है। चलो इसको मिटाओ, ठीक है, अगला स्टार देके लिखो लैंग्वेज, लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अटैच मार दो, अब मिटाओ जरा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा तो कुछ नियम है ना उसका जी, जैसे तुम लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, कितना नियम है, किसी को याद है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम बताओ, दोनों के बारे में बताओ। पहला नियम क्या कहता है, बोलो हिंदी में, हमको हिंदी भी आता है, हाँ? आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला, दूसरा स्नेल का नियम, क्या कहता है स्नेल का नियम? आपतन को ना परावर्तन को ना साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट, नियतांक, यही ना। चलो थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को याद आ रहा होगा 10वीं क्लास वाला बात, वही हम फिर पढ़ेंगे। अब देखो यहां से हमारा चैप्टर समझो 12वीं स्टार्ट हो रहा है। अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, यहां से तुम्हारा रियल 12वीं चालू हो रहा है। अभी तक तो 10वां वाला पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा था। मार्कर कहां गया? चलो समझो इधर, ए लड़का देखो इधर सुनो,
सब आदमी समझो। देखो जैसे मान लो कि इस तरीके से है, ठीक है, ये बाउंड्री है मान ले, और यह एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है Na, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na, और यह एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है Nb, ठीक है। अब मान लो कि ये है नॉर्मल, क्या है ये नॉर्मल, हम मान लिए जस्ट ये क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर मान लो कि लाइट इस तरीके से आ रही है, ठीक है, तो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये मान लो इधर हो गई, मतलब मान लिया कि Nb ज्यादा है यानी डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो एंगल है इसको हम क्या बोल रहे हैं आई, और ये जो एंगल है इसको हम क्या बोल रहे हैं आर। देखो तो पहला नियम तो सब आदमी को मालूम है कि ये जो इंसिडेंट रे है इसको हम क्या बोल रहे हैं इंसिडेंट रे, हम अभी लिखे हुए किए हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होगा एक ही प्लेन में होगा, ठीक है, यानी कि एक ही समतल में होते हैं। तो पहला नियम तो ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, देखो दूसरा जो नियम है ना उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ, देखो स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये क्या कहता है समझो जरा, इस बात को समझो। देखो ये कहता है कि यदि मान लो कि कोई पेयर ऑफ मीडिया है, ठीक है, यानी कि जैसे मान लो कि ये मीडियम का एक जोड़ा, यदि हम इसका बात करें, देखो यदि हम मीडियम चेंज कर देंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो नियम है ना एक फिक्स जोड़ा ऑफ मीडियम के लिए लागू होता है, ठीक है। जैसे इस दोनों मीडियम के लिए निकालेंगे तो वो अलग होगा, फिर यदि हम मान लो कि एनबी के बदला एनसी कर देंगे, ठीक है, तो फिर दूसरा चीज हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना जब भी हम स्नेल लॉ लगाएंगे ना तो वो फिक्स जोड़ा ऑफ मीडियम के लिए लगता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो ये स्नेल लॉ क्या कहता है, देखो कहता है कि ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन यानी कि साइन आई, समझ गया, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका साइन यानी कि साइन आर, इस दोनों का जो रेशियो होगा ना वह एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। ये बात याद रखना है। अरे समझ में आया, यही कहता है स्नेल लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इस दोनों का जो अनुपात होगा, इस दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना एक्चुअली में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। ये बात याद रखना है। दिस इज स्नेल्स लॉ। अरे कहानी समझ में आया, यानी कि साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बराबर है। इसका मतलब हुआ कि साइन आई बट्टे साइन आर ये क्या होने वाला है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि देखो इधर, अब जिस मीडियम में लाइट घुस रहा है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखेंगे, और जिस में से घुस रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। ये बात तुम्हें याद रखना होगा। यही महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम स्नेल्स लॉ लिखेंगे ना तो साइन आई के सामने में कौन लिखेंगे, दूसरा वाला मीडियम, यानी कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है, देखना ये रिफ्रैक्टेड रे है ना तो ये एनबी में है और इंसिडेंट रे कौन में है, एनए में, ठीक है। तो साइन आई के सामने किसका लिखेंगे, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, यानी कि दूसरा वाला मीडियम जिसमें घुस रहा है, ठीक है। तो याद रखना ये जो एनबी है ये दूसरा वाला मीडियम है और एनए क्या है, पहला वाला मीडियम। तो हमेशा याद रखना साइन आई बट्टे साइन आर बराबर दूसरा का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बट्टा पहिल का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे समझ में आ रहा है ना बात, ये बात याद रखना। यदि मान लो कि इसका नाम एनबी होता, इसका नाम एनए होता, मान लो, तो ये एनए ऊपर लिखा था ना, तो ये बात याद रखना है, ठीक है। हम किसको ऊपर में लिख रहे हैं, दूसरा वाला मीडियम को, जो पहिला वाला है उसको हम नीचा में लिख रहे हैं। अरे बात समझ में आ रहा है। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एनबी एनए, एनबी बाई एनए। व्हाट इज एनबी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ठीक है। याद रखना यहां पर हम लिख देते हैं एनबी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ठीक है, दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और सेकेंड मीडियम का क्या मतलब हुआ, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, ये बात याद रखना है। और एनए क्या है, व्हाट इज एनए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट मीडियम, जिसमें इंसिडेंट रे है, याद रखना है, जिसमें कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। ये बात याद रखना है, ठीक है। अब देखो सुनो, अभी हम एक बात और तुम लोग बताए थे पिछला दिन, ठीक है, एक बात और बताए थे, साइन आई बट्टे साइन आर। देखो इधर, तो ये जो एनबी है, ठीक है, ये जो, अच्छा सुनो एक बात और भी हम कर सकते हैं ना, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन आई एन ए बराबर साइन आर एन बी। देखो ये बात याद रखना है, ठीक है। तो कभी कभी ना ऐसा भी लिख देता है, व्हाट इज स्नेल लॉ, तो कहेगा स्नेल लॉ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और पहला मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का गुना और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और दूसरा मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का गुना दोनों बराबर होता है। तो ऐसा भी स्नेल लॉ लिख देता है कभी कभी। तो याद रखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो सुनो, हम यहां से बात को उठाते हैं। देखो
साइन आई बट्टे साइन आर। देखो ये जो एन बी है तो ये तो ठीक है, एन बी बट्टे एन ए लिख सकते हैं ना। अब देखो यदि हमें वेलोसिटी के रूप में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। देखो साइन आई बट्टे साइन आर, वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, अरे वी ए बाई वी बी, वी ए बाय, यानी क्या बोले, वेलोसिटी उसका नीचे में लिखा गया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर में है। और उसी तरीके से यदि मान लो वेवलेंथ लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, लेमडा ए बट्टे लेमडा बी। तो ये बात याद रखना है, देख लो। तो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसका मतलब क्या, यदि इस फॉर्मूला को हम अलग अलग लिखेंगे तो इस तरीके से लिखाएगा, यानी कि साइन आई बट्टे साइन आर एन बी अपॉन एन ए के बराबर भी होगा, और यही साइन आई और साइन आर वी ए अपॉन वी बी के बराबर भी हो सकता है, और यही साइन आई अपॉन साइन आर लेमडा ए अपॉन लेमडा बी के बराबर भी, यही मतलब हुआ ना इसका। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। दिस इज नॉन एज स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ, स्नेल लॉ। ये बात, अब देखो इस पर तुम्हारा बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अगले दिन हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो क्या लिखा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डैश मार दिया, लिखो पहला नंबर, रोमन में पहला नंबर लिखो, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई एल आई ई, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन, यानी कि तीनों एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन। दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर लिखो स्नेल्स लॉ और डैश मार दो, दूसरा स्नेल लॉ और डैश मारो, स्पेलिंग देख लो स्नेल्स लॉ का, डैश मार दिया स्नेल्स लॉ। लिखो, लिखो फॉर अ गिवन पीरियड, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड गिवन वेवलेंथ ऑफ अ लाइट रे एंड गिवन, एक मिनट क्या लिखा है, एंड गिवन वेवलेंथ ऑफ अ लाइट रे, एंड गिवन वेवलेंथ ऑफ अ लाइट रे, गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट रे, फिर कॉमा, साइन ऑफ, एक मिनट साइन नहीं, रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन, साइन मतलब क्या, एस आई एन ई, ऐसे लिखते हैं ना साइन, उसका शॉर्टकट है एस आई एन, ठीक है, मैथ में पढ़ा होगा 10वीं क्लास में। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant value, is a constant value, ratio of sine of angle of incidence and angle of refraction is a constant value। ये है तुम्हारा स्नेल लॉ, ठीक है, फुल स्टॉप। बाकी ये पूरा डेरिवेशन छाप लो स्नेल लॉ का जो हम समझाए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। फिर इस पर न्यूमेरिकल करेंगे एक दो, फिर हम अपना टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।